अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, और इसमें सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फ़ोटो इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन देख लेंगे कि इसमें हमारे पास फ़ोटो इलेक्ट्रिक होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और बाद में हम देखेंगे इसमें हमारे पास कौन सी ऐसी रेज़ हैं जो मतलब फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का बायस बनती हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो वो कहते हैं द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड ऑफ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि जहाँ पे मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसमें कोई भी मतलब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आके पड़ती है, ठीक है। लाइट में क्या होते हैं, लाइट बेसिकली उसमें फोटॉन होते हैं, ठीक है। वो फोटॉन इस मेटल सरफेस से टकराते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये बाहर रिलीज हो जाते हैं, इमिट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं वो लाइट की वजह से इमिट हो रहे हैं ना, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो इसलिए हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हम इनको नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि ये लाइट की वजह से इमिट हो रहे होते हैं। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन अब क्या कहलाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहलाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। ये तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन होगी। यहाँ पे देखिए जैसे डायग्राम में हमारे पास एक मेटल है और मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फोटॉन आ रहे हैं, ठीक है। और फोटॉन जब यहाँ से आके इलेक्ट्रॉन पे टकराते हैं मेटल सरफेस पे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इमिट हो जाते हैं। ये देखें यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से, मेटल सरफेस से तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहलाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लाइट की वजह से रिलीज़ हो रहे होते थे। इनका नाम हमारे पास होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। यही तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन होगी। अब हमारे पास ये हमें पता होना चाहिए, ये जो हमारे पास फोटॉन आते हैं, ये जो रेज़ आती हैं लाइट की, ऐसी कौन सी मतलब लाइट होती है, कौन सी रेज़ होती हैं जिसकी वजह से फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का बायस बनती हैं, जो सही है। बेसिकली हमारे पास जो रेज़ होती हैं, एक तो होती है गैमा रेज़, ठीक है, और दूसरी फिर हमारे पास इसके बाद होती है एक्स रेज़, और फिर होती है हमारे पास अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज़, ठीक है, और फिर होती है हमारे पास विजिबल, और इसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, ठीक है। ये हमारे पास लाइट्स होती हैं, रेज़ होती हैं। 7 तरह की हमारे पास क्या होती हैं, रेज़ होती हैं, ठीक है। अब इनमें से ये जो गैमा रेज़ होती है, ये तो हमारे पास ये जो पेयर प्रोडक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। उस प्रोसेस में जब ये जो गैमा रेज़ होती हैं किसी भी मेटल सरफेस से टकराती हैं, न्यूक्लियस से टकराती हैं, तो उसको फिर 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देती थी, 2 पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ये होगी गैमा रेज़ उसमें, इस प्रोसेस में जो पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है हमारे पास। और जो हमारे पास एक्स रेज़ होती हैं, ये जो कॉम्पटन इफेक्ट था उसमें इस्तेमाल हो रही थी। हम फिर आती है हमारे पास अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। ये 3 इस तरह की हमारे पास रेज़ होती हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बायस बनती हैं, ठीक है, जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। वो कौन सी होती हैं, वो 3 होती हैं, या तो अल्ट्रावायलेट होगी, या फिर अल्ट्रावायलेट नहीं तो विजिबल होगी, और फिर या फिर हमारे पास इंफ्रारेड होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ये हमें पता चल गया कि कौन सी रेज़ यहाँ पे इस्तेमाल होती है। अब हाँ, जो एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देख लेते हैं। इसमें क्या था, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अपरेटस एक बनाया गया, ठीक है। वो अपरेटस एक गिलास ट्यूब जिसको नाम दिया गया था एक्स का, उस पर कंसिस्ट करता था, और उसमें 2 हमारे पास इलेक्ट्रोड थे। एक हमारे पास था एनोड और दूसरा था कैथोड। जो एनोड था, जो इलेक्ट्रोड ए था, वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ था बैटरी के साथ। सो पॉजिटिव जो बैटरी के साथ जुड़ा हुआ था टर्मिनल के साथ, उसको हमने नाम दिया एनोड का। फिर हमारे पास था कैथोड, सी ऐसे जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हमने क्या किया था, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, तो हमारे पास क्या आया, कैथोड आया। जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो हमारे पास कैथोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे डायग्राम पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक एनोड है और दूसरा हमारे पास कैथोड है। ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, ये कैथोड हुआ, और ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास एनोड है, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं इसकी वर्किंग के बाद, वो कहते हैं व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज़ अलाउड टू शाइन ऑन कैथोड इट बिगिन टू इमिट इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, वो कैथोड पे पड़ी तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट होने लगे। दीज फोटो इलेक्ट्रॉन का नाम इसलिए दिया है क्योंकि जहाँ लाइट इस्तेमाल हो रही है, लाइट की वजह से इमिट हो रहे हैं, और अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव एनोड। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो हमारे पास उधर पॉजिटिव है एनोड, तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और हमारे पास जो करंट आएगा फिर वे ये फ्लो करने लग जाएंगे। ठीक है, जो चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जब फ्लो करते हैं तो हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, हमारे पास करंट होता है। तो करंट होगा हमारे पास, और जो करंट होगा, ठीक है, उसको मेजर करेंगे एमीटर के साथ। फिर वो लास्ट पे कहते हैं द करंट स्टॉप व्हेन लाइट इज़ कट ऑफ। अब हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, चार्ज फ्लो कर रहे थे, वो किस वजह से कर रहे थे, वो तो लाइट की वजह से कर रहे थे। जब लाइट ही मतलब कट कर दी गई तो फिर जो मोशन है चार्जेस की, इलेक्ट्रॉन्स की, वो स्टॉप हो जाएगी, वो फ्लो नहीं कर सकेंगे, तो फिर करंट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा। विच प्रूव्स दैट द करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट। ये साबित बात करती है कि जब हमारे पास लाइट होती है वो किस वजह से फ्लो जो चार्ज होता है वो लाइट की वजह से फ्लो करता है, जिसकी वजह से करंट बनता है। दिस करंट इज़ हैंस कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ भी ये करंट जो है लाइट की वजह से, लाइट जब इंसिडेंट हुई उसकी वजह से चार्जेस जो है उन्होंने मूव किया, फिर हमारे पास क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ। इस तरीके से यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये कोई मेटल सरफेस है, यहाँ पे फोटॉन फेंके जा रहे हैं, इसके नतीजे में क्या हुआ, इमिट हो रहे हैं अब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इनका ये ऐसे फ्लो कर रहे हैं, जब ये फ्लो कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब करंट किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, उन फोटॉन्स की वजह से, उन लाइट के फोटॉन्स की वजह से, जिसकी वजह से वो फ्लो करते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये जो करंट फ्लो करेगा इसको हम क्या नाम देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पे देखें लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है, एक एनोड पे और दूसरी हमारे पास कैथोड पे। फिर यहाँ पे हमारे पास एमीटर कनेक्टेड है। ये एमीटर क्या करता है, जो रिजल्टेंट करंट होता है उसको मेजर करके देता है, सही है। और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड है जो एनोड और कैथोड के फॉर्म में है। जो हमारे पास कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, और जो हमारे पास एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। जब लाइट जो होती है वो इंसिडेंट होती है कहाँ पे, ये जो हमारे पास कैथोड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इमिट होना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इमिट होते हैं तो हमारे पास जो कैथोड है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो एनोड की तरफ जाएंगे, और करंट जो है ना वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं, क्या इनकी एनर्जी सेम होगी, कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, और कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी एनर्जी कम से कम होगी, ये देखते हैं इसमें। इस बात को हम एक छोटी सी डायग्राम के साथ समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब लाइट जहाँ पे पड़ती है, ठीक है, लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, वो आके पड़ते हैं इस पर। अब यहाँ पे जब लाइट आके पड़ती है वो जो सरफेस के साथ होते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सरफेस के साथ है, यहाँ पे आके पड़ते हैं तो इनकी एनर्जी जो होती है ट्रांसफ़र हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो एनर्जी क्या करते हैं, उसको रिलीज़ होने में हेल्प आउट करती है। तो वो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अब रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तो हो गया रिलीज़। अब एक फोटोन आके टकराया इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, जो एक तो सरफेस पे होते हैं, जो दरमियान में होते हैं, जिनको मेटल के अंदर में से रिलीज़ होना पड़ता है। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे अब जब ये रिलीज़ होगा तो इसको मतलब बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। वो किस तरीके से, एक तो यहाँ पे जो एटम्स हैं वो इसको नहीं जाने देंगे, वो रुकावट प्रोड्यूस करेंगे, उनसे टकरा के, उनसे लड़ झगड़ के इस बेचारे को रिलीज़ होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जिनके साथ ये टकराएगा, कोलिजन होगी इसकी, उसके नतीजे में क्या होगा, उसकी जो एनर्जी होगी वो रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, इस सारी लड़ाई वगैरह में।
तो आखिरकार जब ये रिलीज़ हो जाएगा, इसकी एनर्जी फिर क्या कम होगी इसकी निस्बत, इस इलेक्ट्रॉन की निस्बत। क्यों? क्योंकि इसको हर्डल्स का सामना भी नहीं करना पड़ा, कोई रुकावट वगैरह नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह इसके रास्ते में है जो रुकावट डालता। इसने जस्ट सिंपली जैसे ही फोटॉन पढ़ा तो फोटॉन की एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हुई इलेक्ट्रॉन में, और ये इलेक्ट्रॉन फ़ौरन से पहले रिलीज़ हो गया। लेकिन अगर देखा जाए जो अंदर होते हैं, ठीक है, मेटल के अंदर में से जिन इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ होना पड़ता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि देखिए वो बीच में होते हैं, सही है, दरमियान में होते हैं, उनको एटम से टकराना पड़ता है, उनको जो इलेक्ट्रॉन्स रास्ते में आते हैं उनसे टकराना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, और जब रिलीज़ होते हैं तो उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हुई होती है। कौन से इलेक्ट्रॉन की निस्बत? उन इलेक्ट्रॉन की निस्बत जो सरफेस पे होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसको देखिए मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स के साथ लड़ाई वगैरह करनी पड़ेगी, और फिर जाके ये रिलीज़ हो जाएगा। तो इसकी जो हमारे पास एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सारों की एनर्जी जो होती है ना वो मैक्सिमम नहीं होती है, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मैक्सिमम होती है जो सरफेस पे होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वो कहते हैं द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिटरमाइंड बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ द बैटरी इन सर्किट। अब क्या करते हैं, जब हम मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डिटरमाइन करना चाह रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, जो हमारे पास बैटरी होती है उसके टर्मिनल्स होते हैं उनको रिवर्स कर देते हैं। जैसे पहले जो एनोड था तो उसके साथ पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ था, और हमारे पास कैथोड था तो वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ था। अब क्या करेंगे, जो एनोड होगा, ठीक है, उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे एनोड को, ठीक है, और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फिर, और जो कैथोड होगा उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, ये कैथोड है, ये हमारे पास ये है, और ये एनोड है। तो इसको क्या करेंगे, हम कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे, और जो हमारे पास एनोड होगा उसको हम जोड़ देंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है, उसको पॉजिटिव के साथ तो उसको नेगेटिव के साथ, इस तरीके से रिवर्स कर देंगे हम इसको, ताकि हमारे पास जो मैक्सिमम ऑफ काइनेटिक एनर्जी है उसको हम डिटरमाइन कर सकें। फिर वो कहते हैं नाउ द एनोड ए इज़ नेगेटिव एंड कैथोड सी इज़ एट पॉजिटिव पोटेंशियल। वही बात होगी, इन दिस कंडीशन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय द एनोड एंड द फोटो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। अब क्या होगा हमारे पास, देखें यहाँ पे जब हमारे पास एनोड था उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, और जो कैथोड था उस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते थे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होते थे तो वो क्या अट्रैक्ट होते थे एनोड की तरफ, ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज था उस पर, क्योंकि अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब जो एनोड है उस पर तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एनोड पे तो अब नेगेटिव चार्ज हो गया, कैथोड पे पॉजिटिव है, और जहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होके जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि रिपेल करेगा, सही है, जो एनोड होगा उसको। और रिपेल्शन के नतीजे में क्या होगा, हमारे पास जो करंट का फ्लो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, करंट का फ्लो जब कम होगा तो क्या होगा हमारे पास, जहरी सी बात है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। अब अच्छा कम क्यों होगा, होना तो नहीं चाहिए। देखें अब हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे ऐसे जिनकी एनर्जी जो थी ना वो ज़्यादा थी, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनकी एनर्जी जो है ना हाई थी, कम थी। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जब जो सरफेस से रिलीज़ हुए थे, हमने अभी कंसेप्ट लिया है कि जो सरफेस से रिलीज़ हुए थे उनकी जो एनर्जी थी वो हमारे पास ज़्यादा होती थी, ठीक है, उनकी एनर्जी जब मैक्सिमम थी, तो वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे जिनकी एनर्जी ज़्यादा थी तो वो क्या करेंगे, वो उससे पास आउट हो जाएंगे। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी कम है वो मतलब इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे एनोड का, वो उससे पास आउट नहीं हो पाएंगे। तो फिर क्या होगा, करंट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, सही है। मिसाल के तौर पर इसको एक एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक मेटल सरफेस है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो अब देखें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन, और इनमें से 2 हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनके जो ना मेटल सरफेस से रिलीज़ हुए हैं, ठीक है, मेटल की जो सरफेस थी
करीब करीब उससे, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा हुई। और जो हमारे पास मेटल के अंदर में से रिलीज़ हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी हुई कम। अब जब ये हमारे पास एनोड में से गुजरेंगे, ठीक है, अब एनोड पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा। रिपल्सन के नतीजे में क्या होगा, हमारे पास करंट जो है ना डिक्रीज़ हो जाएगा। वो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो तो इसका मुकाबला कर सकेंगे, वो इससे में से पास आउट हो जाएंगे और हमारे पास एमीटर से हम मेजर कर सकेंगे करंट कितना है। लेकिन करंट कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो उससे पास आउट नहीं हो सकता एनोड में से, तो करंट जो है ना डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर वो कहते हैं इफ़ दिस पोटेंशियल इज मेड मोर एंड मोर नेगेटिव एट अ सर्टेन वैल्यू कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, द करंट बिकम्स ज़ीरो, इवन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी आर नॉट स्टेबल टू रीच कलेक्टर प्लेट। अब हम वो कहते हैं हमारे पास जो पोटेंशियल होगा उसको ऐसा ऐसा हम ज़्यादा करते जाएँ, ज़्यादा नेगेटिव बनाते जाएँ, ठीक है। जब हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो नहीं कर सकेंगे, करंट हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। और वो वाली पोटेंशियल जिस पे करंट जो है ना ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास वो क्या कहलाती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाती है। और यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी बात की थी, मैक्सिमम एनर्जी भी चाहे उनके पास क्यों ना हो, वो भी फिर भी पास आउट नहीं हो सकेंगे, कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुँच सकेंगे। इस बात को हम डायग्राम में देखते हुए समझ लेते हैं। जहाँ पे देखें हमारे पास इलेक्ट्रोड है, यानी कि एनोड और कैथोड है, और एक जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है और जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अब हमने क्या किया था, हमने रिवर्स कर दिया था, यानी कि एनोड को नेगेटिव के साथ जोड़ दिया था और कैथोड को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया था। हमारे पास यहाँ पे देखें रियोस्टेट है, और ये जो रियोस्टेट है इससे क्या करते हैं हम, पोटेंशियल जो है ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जब हम रिवर्सिंग कर दें, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिख दें और यहाँ पे नेगेटिव, तो अब ये रिवर्स हो गया, ऐसे ही है। और हमारे पास यहाँ देखें ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट की मदद से हम क्या करते होते हैं, हम पोटेंशियल जो है ना वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल जो है ना पहले जितनी थी उससे ज़्यादा कर देते हैं। पोटेंशियल अब हमने जब इंक्रीज़ कर दी, ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीज़ की है हमने, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इवन के मैक्सिमम एनर्जी पे चाहे उनकी क्यों नहीं होगी, वो नहीं पास आउट हो सकेंगे, कलेक्टर तक नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि हमारे पास जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा करते जा रहे हैं, अब इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। सो वो उससे पास आउट नहीं हो सकेंगे और करंट जो है ना वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। और ऐसा पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल जिसमें हमारे पास जो करंट है वो ज़ीरो बन जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। अब जो मैक्सिमम ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो देख लें, वो हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी बराबर किस चीज़ की होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। और ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो किस चीज़ के बराबर होती है, वो एक तो जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसके बराबर होती है, और दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उनके बराबर होती है, सही है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर है वी नॉट ए, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते होते हैं, ये 1/2 mv² को हटा के। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वो बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट जब अप्लाइड वोल्टेज करते हैं तो तब हमारे पास किस तरीके से उसका बिहेवियर होता है। फिर वो कहते हैं द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि जो नेगेटिव पोटेंशियल है एनोड की वो हम बहुत ज़्यादा जब इंक्रीज़ करते गए तो एक ऐसा टाइम आया करंट जो है ना वो हमारे पास ज़ीरो बन गया, तो वो हमारे पास जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को हम नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का। पहले भी हम इस डेफिनेशन की बात कर चुके हैं।
हाँ, इफ़ फिर कहते हैं इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद लाइट बीम ऑफ हायर इंटेंसिटी। अब हम क्या करते हैं, जो लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है, वो इंक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। फ्रीक्वेंसी इस केस में कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, और जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी इसको इंक्रीज़ करेंगे। तो देखते हैं फिर हमारे पास जो करंट है वो कितना होता है, करंट को देखेंगे। इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद लाइट बीम ऑफ हायर इंटेंसिटी द अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज बट द करंट स्टॉप फॉर द सेम वैल्यू ऑफ वी नॉट। जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो करंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पास करंट जिस पोटेंशियल पे स्टॉप हो जाता है था वो सेम होगी। द टू कर्व्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल वी वेयर करंट टू ग्रेटर देन करंट वन। जी हम यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम की मदद से इस बात को। नेक्स्ट डायग्राम दी हुई है, जहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, ये पोटेंशियल है, ठीक है, और ये हमारे पास करंट है। पोटेंशियल इस तरफ जो होता है पोटेंशियल वो पॉजिटिव होता है, और ये वाला हमारे पास पोटेंशियल जो है नेगेटिव होता है। और ये आई पी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसको ज़ाहिर कर रहा है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, ये इंटेंसिटी जो है ना यहाँ तक थी, और ये जो फ्लो कर रहा था करंट वन, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, और इंटेंसिटी को जब बढ़ाया तो हमारे पास देखिए करंट भी बढ़ गया। पहले जहाँ तक था तो बाद में जब इंटेंसिटी को बढ़ाया तो करंट भी इतना हमारे पास इंक्रीज़ हो गया। अब मैंने जो इंटेंसिटी बढ़ाई तो हमारे पास जो करंट है वो इतना इंक्रीज़ हो गया, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से साबित हो गया कि जो करंट है वो हमारे पास बढ़ता है। और हमारे पास फिर जहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी जो है ना वो चेंज नहीं हो रही थी, ये जो कंडीशन है फ्रीक्वेंसी सेम थी, लेकिन जो हमने कहा था करंट इंक्रीज़ करेगा, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो हमारे पास सेम रहेगा। ये देखिए यहाँ पे आके स्टॉप जो है नेगेटिव जो पोटेंशियल है इतना ज़्यादा हो गया, करंट यहाँ पे आके ना स्टॉप हो गया, तो वो जो है ना सेम रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब इंटेंसिटी जो होती है ना, ये होती क्या है, बेसिकली इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन, ठीक है। यानी कि अब एक फोटॉन जो है वो जब मिसाल के तौर पर एक फोटॉन आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया, ठीक है, और जब फोटॉन आए तो दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया। अब करंट इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो गए तो करंट जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अब हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू थी एनोड की, जिस पे करंट जो है ना आके स्टॉप हो जाता है। तो उसका हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके साथ कोई रिलेशन नहीं था, उनकी इवन के मैक्सिमम जो उनकी एनर्जी थी उससे भी उनका पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था। हमने इस बात को देखा था, प्रीवियस जो बातें हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने देखा था, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम ही रहेगा चाहे इंटेंसिटी हम जितनी भी बढ़ाते जाएं। तो यहाँ पे भी यही बात की गई है, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, करंट तो इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम ही रहता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और कंडीशन है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी जो है ना उसका इफेक्ट देखेंगे, लेकिन इस केस में हमारे पास जो इंटेंसिटी होगी वो सेम रहेगी, ठीक है। अब इंटेंसिटी को हमने सेम रखा है और फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखना है, तो देखते हैं क्या होता है। वो कहते हैं इफ़ द इंटेंसिटी इज़ केप्ट कांस्टेंट। अब इंटेंसिटी जो है ना वो कांस्टेंट है एंड एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंटल लाइट। अब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो मुख्तलिफ तरह की फ्रीक्वेंसी है उनकी, जो भी इंसिडेंट लाइट हम फेंक रहे हैं उन पर। फिर हमारे पास कर्व्स आती हैं। इस केस में क्या होता है, करंट जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है हर फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। और ये बात इंडिकेट करती है जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी के। हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्रीवियस, उसमें भी हमने कहा था कि जो हमारे पास एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की होती है, सही है। ये रिलेशन हमने देखा था, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ, यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। अब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास जो एनर्जी होगी वो भी बढ़ेगी, लेकिन हमारे पास जो करंट है वो सेम रहेगा, सही है। तो अब इसमें देखते हैं डायग्राम की मदद से। यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी F1 और यहाँ पे F2, और ये हमारे पास जो करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो, और ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है। तो यहाँ इस तरफ वाला पॉजिटिव होता है और उस तरफ वाला नेगेटिव, सही है। और यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी जो है ना F2 वो ग्रेटर है F1 से, लेकिन यहाँ पे जो करंट है वो सेम है, सही है, करंट सेम ही है।
लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिफरेंट है। देखिए इसका ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये हमारे पास इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास चेंज है लेकिन हमारे पास जो करंट है वो सेम ही रहेगा। ये उस कंडीशन में होगा हमारे पास जब जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी और हमारे पास जो वो था फ्रीक्वेंसी थी वो चेंज रहेगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है इसके, ठीक है। रिजल्ट्स कौन से हमने नोट किए हैं, वो कहते हैं द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज। और जो इलेक्ट्रॉन था वो जाहिर सी बात है हर एक की एनर्जी डिफरेंट थी। जो सरफेस से रिलीज़ हो रहा था, ठीक है, उसकी एनर्जी डिफरेंट थी और जो दरमियान में से रिलीज़ हो रहा था उसकी एनर्जी डिफरेंट थी। एक तो ये है हमारे पास इसका रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर मेटल सरफेस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी होती है ना वो डिपेंड कर रही होती है एक तो फ्रीक्वेंसी पे और दूसरा उस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है कि जो हमारे पास मेटल है वो कौन सा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है ना उस पर भी डिपेंड करता है और मेटल सरफेस जो होती है ना उस पर भी डिपेंड करता होता है, ठीक है। कोई मतलब इस तरह की मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ करना है वो ज़्यादा मुश्किल होता है, तो फिर जो फोटॉन की एनर्जी होती है वो ज़्यादातर तो उसमें लग जाती है कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है इमिट हो जाए, तो फिर उसकी जो एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की वो कम हो जाएगी उस केस में। और कोई मतलब ऐसा मेटल है जिससे आसानी से के साथ इलेक्ट्रॉन जो है ना रिलीज़ हो जाते हैं तो उसको कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी रिलीज़ होने में, तो उसकी जो एनर्जी होगी तब हमारे पास मैक्सिमम होगी। तो ये मेटल सरफेस पे और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और हमारे पास जो एनर्जी होती है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितनी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज़्यादा होगी, कोई ऐसी हम जब फोटॉन अप्लाई करेंगे जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी उस फोटो इलेक्ट्रॉन की। फिर वो कहते हैं देयर इज़ अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड हाउएवर इंटेंस द लाइट में भी। वो कहते हैं कोई मतलब ऐसी जो फ्रीक्वेंसी होती है मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इमिट नहीं हो पाते, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी को नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which no electrons are emitted called threshold frequency। मतलब उससे कम फ्रीक्वेंसी में वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट हो ही नहीं सकेंगे। हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें हमने जो रेस पढ़ी थी एक तो विजिबल थी, अल्ट्रावायलेट थी जिससे मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है होता है, और तीसरी हमारे पास इंफ्रारेड थी। फिर वो कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है ना उसको F0 से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, और ये मेटल टू मेटल वेरी कर रही होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इंस्टेंटेनियसली, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना इंस्टेंटेनियसली इमिट होते रहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटरमाइन ओनली देयर नंबर। जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, ठीक है, वो जस्ट हमें मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना उनकी नंबरिंग बताती है कि कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। मिसाल के तौर पर इंटेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक मेटल सरफेस है हमारे पास, उस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और उस पर ये 1 फोटॉन, ये 2 फोटॉन। अब ये कहलाएगी इंटेंसिटी। अगर 4 कर दें, ये अब इंटेंसिटी हम उनके बढ़ा रहे हैं, 5 कर दें, ये इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिटरमाइन करके देगी, 1 फोटॉन आएगा इसको रिलीज़ करके जाएगा, दूसरा आएगा इसको रिलीज़ करके जाएगा, तीसरा आएगा इसको रिलीज़ करके जाएगा। इस तरीके से हर जो फोटॉन होगा वो एक एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। फिर हम देखें हमें पता चलेगा कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा थी यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी ज़्यादा इमिट होंगे। तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर इफ़ेक्ट कर रही होती है, उसकी मदद से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पता लगा सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इमिट हुए हैं। फिर हमारे पास जो क्वांटम थ्योरी है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेस पे। जो हमारे पास आइंस्टाइन ने आइडिया दिया था कि हमारे पास जो एनर्जी होती है क्वांटम की फॉर्म में, ठीक है, और जिसको प्रपोज किया था मैक्स प्लैंक ने, ठीक है, दैट लाइट इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन क्वांटम। जो लाइट होती है उन्होंने कहा था क्वांटम की फॉर्म में होती है जिसको हम फोटॉन का नाम देते हैं, सही है। द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी वी नॉट एज गिवन बाय क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी थी इक्वल टू एच वी, एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है।
फिर वो कहते हैं अ फोटॉन शुड बी एब्जॉर्ब बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द मेटल सरफेस। हर फोटॉन जो होता है ना, एक फोटॉन, उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, फिर रिलीज हो जाता है। द इलेक्ट्रॉन नीड अ सर्टेन मिनिमम एनर्जी कॉल्ड द वर्क फंक्शन। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है वो हमारे पास वर्क फंक्शन कहलाता है, ठीक है, जिसको हम फाइव के साथ रिप्रेजेंट करते होते हैं ताकि वो मेटल सरफेस से रिलीज हो सके। अब जब फोटॉन उस पर पड़ता है, फोटॉन बेसिकली क्या होता है, एनर्जी होता है। हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फोटॉन जो है ना, उसका कोई मैस नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, ना ही उसके पास कोई चार्ज होता है। तो उसके पास क्या होता है, उसके पास जस्ट एनर्जी होती है। वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है ना एस्केप हो जाता है। मतलब ऐसी मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ होने के लिए चाहिए होती है, वो हमारे पास वर्क फंक्शन कहलाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारे पास आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी उसको देखते हैं। वो कहते हैं इफ़ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज सफिशिएंट द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड इंस्टेंटेनियसली फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब हमारे पास जो एनर्जी थी, जो उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए थी, वो प्रोवाइड कर रहा है फोटॉन, तो वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ फोटॉन एनर्जी वर्क फंक्शन इज यूज बाय इलेक्ट्रॉन टू ब्रेक अवे फ्रॉम द मेटल एंड द रेस्ट अपेयर एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमारे पास जो एनर्जी होती है, एक तो वो उसके वर्क फंक्शन के तौर पर वर्क कर रही होती है। किस तरीके से वर्क फंक्शन ये होता है ना, मिनिमम एनर्जी जो उसको रिक्वायर होती है रिलीज़ होने के लिए। बाकी जो एनर्जी बची होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन है, इंसिडेंट फोटॉन एनर्जी हमारे पास जो होती है माइनस वर्क फंक्शन, यानी कि उससे जो वर्क फंक्शन हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिलीज़ हो जाता है, इतनी उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है फोटॉन, तो ये वो वाली एनर्जी होती है, उससे लेता है फोटॉन से। और फिर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी बनती है फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम, सही है, वो बराबर किस चीज़ की होती है, फोटॉन की एनर्जी एक जो अपनी होती है और दूसरी उससे माइनस करके वर्क फंक्शन की एनर्जी माइनस करके बाकी जितनी भी बनती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, सही है। जो हमारे पास फोटॉन इलेक्ट्रिक वो होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन होता है। इंसिडेंट फोटॉन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको रिप्रेजेंट करेंगे एच एफ के साथ, और यहाँ पे एच एफ नेगेटिव, ये एफ नेगेटिव हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमारे पास ये जो वर्क फंक्शन है हमने देखा था, इसको हम फाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एच एफ नॉट है इसकी जगह पे फाई पुट कर देंगे, और बाकी जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv² मैक्सिमम, ये पुट कर देंगे वैल्यू। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ गई है। अब वो कहते हैं अब हमारे पास जब जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम, ठीक है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो हो गई, यानी कि मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं होगी, बस उतनी ही फोटॉन ने उसे एनर्जी प्रोवाइड की होगी जो मतलब उसको रिक्वायर्ड होगी बस रिलीज़ होने के लिए, बाकी उसके पास अपनी कोई एनर्जी नहीं होगी। तो तब क्या होगा, तब हमारे पास देखें जब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये ज़ीरो हो जाती है, तो अब हमारे पास ये जो है इसको इस तरफ ले आते हैं दूसरे को, ठीक है। ये हमारे पास एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो ये एफ़ को जो है ना उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, एफ़ इक्वल टू एफ़ नॉट बच जाता है ना। तो इस केस में हमारे पास जो एफ़ है वो एफ़ नॉट के बराबर हो जाएगा। एफ़ नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, सही है। फिर एच एफ नॉट माइनस फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो कर दी गई है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो फाई को हम इस तरफ ले आए हैं, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। और इसकी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट, सही है। यहाँ पे देखें ये एच एफ है हमारे पास, और फाई की जगह एच एफ नॉट लिख दिया गया है, और 1/2 mv² की जगह पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख दिया गया है। तो इसको हम जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते होते हैं। फिर वो कहते हैं दिस इज़ नोन एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब हमारे पास वही बात कर रहे हैं, जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी, और तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर किस चीज़ की होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अब इसका नतीजा क्या निकला है वो देख लेते हैं, रिजल्ट्स क्या आए हैं।
और इन्हीं रिज़ल्ट में हम एक और बात भी देखेंगे, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो इमिट हुए हैं, तो तमाम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं होती तमाम इलेक्ट्रॉन की, कुछ की होती है और कुछ की क्यों नहीं होती, वो भी इस चीज़ के अंदर देखेंगे। देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुख्तलिफ जो सरफेस होती है उनमें से रिलीज़ होना पड़ता है, पहले भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। जो सरफेस से जिनको जाना होता है तो उनके पास तो उनकी एनर्जी होती है, क्योंकि उनको कम एनर्जी जो है ना वो लॉस करनी पड़ती है एटम्स के कोलिजन वगैरह में, ठीक है, बाहर आने से पहले इतनी कोलिजन का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही इतनी रेजिस्टेंस होती है उनको, तो फिर वो क्या करते हैं, आसानी से रिलीज़ हो जाते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होते हैं जिनको रिलीज़ होने के लिए क्या करना होता है, लड़ना झगड़ना पड़ता है इलेक्ट्रॉन के साथ, एटम के साथ। मतलब उनकी बहुत सारी जो रेजिस्टेंस होती है उसको सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होती है, उनकी जो एनर्जी होती है वो इक्वल नहीं होती तमाम की, ठीक है, कुछ की होती है कुछ की इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होती। वही बात कहते हैं, इट इज़ टू बी नोटेड दैट ऑल द इमिटेड इलेक्ट्रॉन डो नॉट possess maximum kinetic energy. Some electrons come straight out of metal surface and some lose energy in atomic collision before coming out. वही बात हो गई। The equation hold good only for those electrons which come out with full surplus energy. ये जो इक्वेशन है ये उस टाइम मतलब ठीक है जो मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जिनके पास काइनेटिक एनर्जी उस टाइम हो जब वो बाहर आ चुके हों। ये जो हमारे पास फिनोमिना है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का, इसको जो हमारे पास इसने ना जो हमारे पास वो थी क्लासिकल थ्योरी थी उसको फेल कर दिया, मतलब प्रूफ दे दिया, वो फेल हो गई। अच्छा वो किस वजह से, उन्होंने मतलब कुछ पॉइंट्स दिए। एक तो ये जो थ्योरी है ये कहती थी जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, मतलब जो क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वो जो थी हमारे पास वो कहती थी जो काइनेटिक एनर्जी है ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, उसके इंक्रीज़ होना चाहिए इंटेंसिटी के साथ। लेकिन जो हमारे पास ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये डिपेंड कर रही होती है फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। ये अभी हमने सारी बातें देखी हैं। फिर ये जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक है थ्योरी है, इसके मुताबिक ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है उन्होंने कहा था ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो क्लासिकल थ्योरी थी वो कहती थी ये नॉट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। क्लासिकल थ्योरीज वो जो 19वीं सेंचुरी से पहले आई थी। फिर ये जो क्लासिकल थ्योरी थी इन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई भी मतलब कंसेप्ट नहीं दिया था, उन्होंने मतलब इस बात को एक्सप्लेन वो नहीं कर सके थी, सही है। आज का जो लेक्चर था हमारे पास यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।